वीडियो नहीं होगी, विद रिटन सोल्यूशन, ताकि आप खुद से भी कुछ करो, ठीक है ना। और फिर अगर बहुत सारे बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ तो फिर उसके भी वीडियो बना के दे दिया करो, ठीक है। अच्छा, ये IS1 है बेटा, IS1 है, और मतलब IS1 में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट दिया हुआ है, रूल्स नहीं है, रूल्स हमने खुद करने डिस्कस करने। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पेपर में उसूलन अगर खाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई तो 8 नंबर की आएगी, लेकिन सर एग्जामिनर की हिस्ट्री रही है कि खाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उससे बहुत कम दफा पूछी। वो या तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ EPS का जो चैप्टर है अर्निंग पर शेयर वो ऐड कर देता है, या IS8 ऐड कर देता है, और वो सवाल जाके पहुंचता है कोई 15 नंबर का। पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स में ICAP ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आइसोलेशन में नहीं पूछी, मिला के पूछा, उसको बड़ा सवाल बनाया, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी ये पेपर में कितनी दफा टेस्ट हो चुका है, तो मैं आपको सेफली बता रहा हूँ, अगर लास्ट 6 अटेम्प्ट आप उठाएंगे तो 4 में आपको नजर आ जाएगी। इसका मतलब है हर 2 अटेम्प्ट बाद एग्जामिनर 1 अटेम्प्ट में स्किप करता ही, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एरिया जिसका वीक, तो आगे उसको फिर IS8 में मसला होगा, IS8 इससे बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। उसके बाद EPS में भी उसको मसला होगा, वो EPS भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो मैं ये टॉपिक जितना इसको टाइम देना चाहिए उससे डबल टाइम दूंगा, यानी मैं स्लो लेके चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। देखिए मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है, ठीक है जी, एक सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर समझते हो सर, यही दुकान का मालिक भी है, यही दुकान का ओनर भी है, मैनेजर भी है, सब कुछ यही है, ठीक है, चलाता भी यही है, पैसा भी इसी का, ऐसा। फिर हमारे पास होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है सर, कम से कम 2 लोग हैं और मैक्सिमम जो है वो 20 लोग होते हैं, ऐसा। क्या 20 लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं तो फिर एग्रीमेंट क्या आपने खाला के लड़के के साथ किया है? जानते हैं ना, तभी तो यार पार्टनर बन रहा है, तू नहीं जानता बंदे को, वो एक दिन रोड में हो मैं पार्टनर हूं तुम्हारा, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होता भाई। एक एग्रीमेंट साइन करते हैं सारे 20 पार्टनर्स मिलकर, तो ये हो नहीं सकता कि पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं जानते हो, ठीक है जी। तो पार्टनर्स में से कुछ काम करेंगे, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे, यानी कुछ एक्टिव होंगे और कुछ पैसिव होंगे। तो पार्टनर्स एक दूसरे को जानते हैं। जो काम करने वाला पार्टनर होता है वो मैनेजर होता है, जो नहीं काम कर रहा वो घर पे सो रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो ये स्लीपिंग पार्टनर कल अगर बिजनेस में आए और कहे कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने, तो इसको अलाउ है? ना अलाउ है ना भाई, पैसे लगाए उसने यार। वो कह रहे नहीं अलाउ है, सो क्यों रहा था? नहीं भाई, ये बिल्कुल आगे जो है वो देख सकता है अकाउंट्स, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। ये पार्टनर है, इसका पैसा लगा हुआ है, इसका कैपिटल लगा हुआ है, इसका राइट है। अच्छा, जो बंदा मैनेजर है वो खड़ा हुआ कंपनी के अंदर, ये स्लीपिंग पार्टनर कंपनी ये फर्म गया, उसने कहा जी मुझे अकाउंट्स चाहिए, तो जो मैनेजर पार्टनर है वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, सर आप कौन? ऐसा नहीं होता, ऐसा। उसने कहा रुको मैं तुम्हें सबूत देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, एक कंपनी है उसमें लाखों शेयर होल्डर्स हैं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये कोई शेयर होल्डर बिजनेस नहीं चला रहा हो, बिजनेस चलाती है मैनेजमेंट। अब एक शेयर होल्डर वन फाइन मॉर्निंग उठ के जाता है कंपनी में कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने, क्या उसको अलाउड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने? हाँ, तो पैसा लगा भाई उसका। वो कह रहा नहीं, क्यों नहीं भाई, उसका पैसा लगा हुआ है। वो आके कहेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने। अब मैनेजर उसको नहीं जानता, मैनेजर क्या मांगेगा उससे? सबूत मांगेगा। हाँ भाई क्या सबूत है? ये दिखाएगा शेयर, इसका मतलब है शेयर सर्टिफिकेट, ओनरशिप का सबूत है। क्या है जनाब? ओनरशिप का सबूत है। जब भी कंपनी किसी को ओनर बनाएगी क्या देगी? शेयर्स देगी, ऐसा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मिस्टर इमरान गए और मिस्टर इमरान को कंपनी वालों ने पहचान लिया, हाँ ये शेयर होल्डर है, ठीक है। अगली दफा मिस्टर इमरान जाएगा तो शेयर मांगेगा, वो शेयर दिखाने को बोलेगा। हाँ क्यों? मिस्टर इमरान कल जाके अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यहाँ ओनरशिप क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है, यानी एक बंदे के पास शेयर दे, वो दूसरे को बेच सकता है, दूसरा तीसरे को बेच सकता है, तीसरा चौथे को बेच सकता है। क्या पार्टनरशिप में चीज पॉसिबल है? पार्टनरशिप में 20 स्पेसिफिक लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, अगर उसमें एक भी बंदा अपने शेयर बेच देगा तो उस स्पेसिफिक अग्रीमेंट की वायलेशन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा वो अग्रीमेंट उसी वक्त, नया बंदा उस अग्रीमेंट में शामिल नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप में किसी को अपने शेयर्स बेचना होते हैं, अपना हिस्सा बेचना होता है, तो वो क्या करता है? पहले सारों को बुलाता है, बाकी 19 को कहता है जी मैं 10 बरदार हो रहा हूं, मैं अपना शेयर बेच रहा हूं अब्दुल कुद्दूस को, अब ये आपका पार्टनर होगा। तो पुराना वाला एग्रीमेंट क्या हो जाता है?
डब्बे में गया, नया एग्रीमेंट बनेगा और उस नए एग्रीमेंट के अंदर कौन पार्टनर होगा? अब्दुल कुद्दूस होगा, ऐसा। और बाकी भी लोग देख लेंगे उसको, अच्छा अब्दुल कुद्दूस आ गए। अब मुझे एक बात बताएं सर, बाकी जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसके अंदर शेयर्स नाम की चीज क्यों नहीं होती? या आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट बाकियों में क्यों नहीं है? सोल ट्रेडिंग में क्यों नहीं है? पार्टनरशिप में क्यों नहीं है? सर वो सारे जानते हैं एक दूसरे को, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो नहीं कि हर पार्टनर एग्रीमेंट जेब में लेके घूम रहा है, फॉर्म में घुसता है, आप उसको कहते हो एग्रीमेंट दिखाओ, ऐसा होगा? कहते रोज रोज थोड़ी लेके घूमूंगा भाई, पहचानो मुझे, ऐसा। लेकिन याद रखना, शेयर्स आपको हर दफा लाने पे क्या करने पड़ेंगे? दिखाने पड़ेंगे। अच्छा आप देखो प्रैक्टिकली ना शेयर्स ऐसे नहीं होते, ठीक है। अब प्रैक्टिकली शेयर्स चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, ठीक है। कोई बंदा शेयर्स लेके नहीं घूमता, सबके मोबाइल फोन में, सबके सीडीसी अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए, एक अकाउंट है, ठीक है। जिस तरह आपके पैसे रखे हैं, शेयर्स भी रखे जाते हैं अकाउंट्स में। अब अगर कोई बंदा जाता है कंपनी के, जी मुझे कंपनी के अकाउंट्स देखने हैं, तो क्या करता है? वो पहले एक रिक्वेस्ट देता है कि जी मैं इतने इतने शेयर्स का होल्डर हूँ और मैं अपना एनआईसी लेकर आऊंगा फलां फलां दिन, और मुझे उस दिन जो है वो कंपनी का रजिस्टर देखना है, मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, मैं चीजें देखना चाहता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी उसको कहेगा ठीक है सर, आप वेरीफाइड वो हैं, ठीक है जी, आप वेरीफाइड शेयर होल्डर हैं, आपने जिस दिन आना है उस दिन आपके पास शेयर्स होने चाहिए। उस दिन जब आप आओगे, आपका एनआईसी नंबर हम सिस्टम में डाल के देखेंगे कि आपके पास शेयर्स हैं या नहीं होंगे, तो हम आपको क्या करेंगे? अलाउ करेंगे कंपनी के रिकॉर्ड्स देखना। इसका मतलब आपको इतना समझ आ गया पूरी डिस्कशन से कि शेयर सर्टिफिकेट एक ओनरशिप की आइडेंटिफिकेशन है कि जी ये बंदा ओनर है, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक कंपनी शुरू हो रही है, उसके 4 शेयर होल्डर्स हैं बस, सबको एक एक शेयर इशू हो रहा है। ये कंपनी को कितना कितना पैसा दे रहे हैं? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए, ठीक है जी। ये 10 रुपए एक शेयर की पार वैल्यू है। क्या है जनाब? पार वैल्यू का मतलब? पार वैल्यू का मतलब बेसिक। अच्छा आसान कर देता हूं, कल अगर कंपनी बंद होगी ना, ये बंदा आके कहेगा जी मेरे पैसे हैं कंपनी में, तो हम कहेंगे तुम्हारा लीगल क्लेम कितना है? ये कहेगा मेरे पास एक शेयर है, हम कहेंगे तुम्हारा लीगल क्लेम सिर्फ 10 रुपए का है, भले शेयर की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी हो, ठीक है जी। लीगल क्लेम जो आपका क्लेम करने का हिसाब किताब होता है ना, वो पार वैल्यू होती है, ठीक है जी। अच्छा वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स वो बंदा है जिसको कंपनी बेच के सारे लोन वोन देने के बाद ना जो बचता है उसी को दे दिया जाता है। लेकिन लीगल टर्म्स में पार वैल्यू का मतलब है ये इस बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी की तरफ, ऐसा। अब मुझे एक बात बताए, 10 रुपए से कंपनी को दे दिए, सबको एक एक शेयर इशू हो गया, कंपनी ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास की? कैश आ गया जी कंपनी के पास, कितना सर? 10 रुपए के 4 शेयर कितने? 40, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 40 रुपए से। डन हो गया, पक्का जी, कोई कंफ्यूजन, मसला पंचायत मसूड़ी, नथिंग। चलिए फिर इन्होंने मिलकर सर काम किया, चारों ने टिका के सर बिजनेस किया और इस 40 रुपए के 50 रुपए बना दिए, प्रॉफिट आया होगा। अच्छा प्रॉफिट कैसे आया होगा? परचेज की होगी, फिर पहले उन्होंने सर 40 रुपए की गुड्स परचेज की, तो परचेज डेबिट 40, और जो कैश था क्या किया? उसको पे कर दिया। फिर 50 रुपए की सेल्स हो गई, तो कैश डेबिट कितने से? 50, सेल्स क्रेडिट कितने से? 50, और फिर अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 40 से। परचेजेस खत्म कितने से? 40 से। अब बताओ सेल्स कितने की है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है? प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? तो सर हम सेल्स को खत्म करने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे, कितने से? 50 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? उसको, और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? तो प्रॉफिट का बैलेंस किसमें मौजूद है? क्रेडिट में मौजूद है। किसमें? गुड्स खरीदी, ये एंट्री तो पता ना, बचपन में सीखी थी। बेच दी, ये एंट्री भी पता है। जब बेचते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी पास करते हो, परचेज खत्म। फिर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने खत्म करके सारा किसमें अमाउंट डाल दिया? पीएनएल में। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हमारे पास? ये प्रॉफिट साल के एंड में बच गया। इन चारों ने कहा हम ये प्रॉफिट घर नहीं लेके जाना चाहते, हम ये प्रॉफिट घर नहीं लेके जाना चाहते। तो बताओ इस पीएनएल को मैं डेबिट करके 10 रुपए ट्रांसफर कर दूं किसमें? रिटेन अर्निंग में। कितना? अब बताओ ये शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे कि जी हमारे कितने पैसे कंपनी में लगे हुए? वो कहेंगे 40 भी लगे हुए और 10 हमने क्या कर दिए? कमा भी लिए। 40 भी लगे हुए और 10 हमने क्या कर दिए? कमा लिए। तो सर मुझे एक बात बताएं, जो 40 रुपए का कैपिटल है वो अलग आ रहा है,
और जो 10 रुपए का रिटेन देंगे ये अलग आ रहा है, दोनों को मिला दूं तो कंपनी में टोटल क्लेम शेयर होल्डर्स का कितना है? 50 रुपए। टोटल क्लेम कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए इनका टोटल क्लेम है कंपनी के अंदर। तो बताओ सर, मार्केट में ये बात फैल गई कि भाई इन चारों लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, इन 4 लोगों ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है और 10 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, और सर एक शेयर की वैल्यू अब 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी 12.5 हो गई। शेयर की वैल्यू बढ़ गई, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रॉफिट कमाया और वो घर नहीं लेके गया। वो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? कंपनी के अंदर पड़ा है, तो कंपनी के अंदर एसेट्स बढ़ गए, तो एक शेयर की वैल्यू मार्केट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी पक्का। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 12.5। अब मिस्टर ई आना चाह रहे हैं, मिस्टर ई आना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं भी शेयर होल्डर बनना चाह रहा हूं, बताओ इसको एक शेयर कितने का बेचूं? अगर आपने इसको एक शेयर 10 का बेचा तो ये बराबर का पार्टनर बन जाएगा, जबकि पिछले वालों ने कमाया है प्रॉफिट और घर नहीं लेके गए। ये बंदा आएगा 5वां शेयर होल्डर, अगर ये खाली 10 रुपए लेकर आएगा तो हम कहेंगे जी टोटल कैश हमारे पास हो जाएगा 60 और 5 शेयर हो जाएंगे, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो इसको आते ही 10 रुपए दे के 12 रुपए की वैल्यू का शेयर मिल जाएगा। मार्केट में इस वक्त कितने शेयर चल रहे हैं? 4। कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? 50। एक शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 12.5। अब एक नया बंदा आ रहा है, वो कह रहा है मैं 10 रुपए दूंगा, तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 10 रुपए आने से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। पहले कितनी थी? 12.5। तो ये पुराने वाले तो चिल्लाएंगे, ये कहेंगे तो गलत हो रहा है, इसके आने की वजह से हमें नुकसान क्यों? तो इस बंदे को हमें इन करना चाहिए कितने पे? 12.5 पे। तो बताओ सर, कंपनी ने इससे कैश रिसीव किया, कैश डेबिट कितने से? 12.5। शेयर कैपिटल में कितना डालूंगा? 10, और बाकी डाल दे शेयर प्रीमियम में, ऐसा। अब बताओ कौन सी कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करने के काबिल होती है? जिसका पास्ट में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने पास्ट में प्रॉफिट कमाया हो, तो वो इस लायक होती है कि वो आवाम से कहे कि यार तेरे को 10 रुपए पे लेके आऊंगा तो बाकी जूते मारेंगे मुझे। भाई तुझे भी कितने पे लाना पड़ेगा? 12.5 पे लाना पड़ेगा। अब बताओ कंपनी के पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 50 पहले थी, 12.5 ये चाचा लिया है, कितने? और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? तो बताओ एक शेयर की अब भी वैल्यू कितनी है? अब बताएं, मैंने आपको इसी एग्जांपल में 3 अकाउंट्स के बारे में बताया। एक हमारा शेयर कैपिटल का अकाउंट है, जितने शेयर इशू होंगे 10 रुपए के हिसाब से उसमें वैल्यू डाली जाएगी। फिर कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रॉफिट कमाएगी वो हम कहां डाल देंगे? रिटेनिंग में डाल देंगे। और अगर कंपनी सर बाद में जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनको महंगा शेयर बेचे तो सर शेयर प्रीमियम भी आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ इन तीनों के टोटल बैलेंस को ऐड करो, आपकी कंपनी की टोटल इक्विटी आ रही है? क्या मैं कह सकता हूँ कंपनी में 40 रुपए एक तरफ लगे हुए, 10 रुपए अलग पड़े हुए, और 2.5 रुपए का प्रीमियम लेकर आया और 10 रुपए का ये कैपिटल भी है ना, तो कंपनी का टोटल हिसाब किताब कितना हो गया? 1 2 3 और 4, 62.5 बन रहा 62.5। अब मुझे बताओ सर, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, शेयर कैपिटल को पॉपुलेट करती है, उसमें पैसे डालती है, कितने रुपए के हिसाब से? पार वैल्यू के हिसाब से। क्या कंपनी पार वैल्यू से ऊपर शेयर इशू कर सकती है? हाँ सर कर सकती है, कोई मसला नहीं है। सामने वाले को पहले ये लगना तो चाहिए कि भाई इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी, और नए शेयर होल्डर आने पे पुराने शेयर होल्डर की हट जाएगी अगर हमने उसको सस्ते रेट पे लेके आया। तो हम क्या करते हैं, नए शेयर होल्डर को हमेशा लेकर आते हैं किस पे? उस अमाउंट पे जो पहले शेयर चल रहा था, यानी मार्केट प्राइस पे उसको लेकर आते हैं, सस्ते दामों उसको, और मार्केट प्राइस में इफेक्टिवली प्रीमियम शामिल होता है। अब प्रीमियम की लॉजिक समझ आ गई, भेजे में बैठ गई बात। अच्छा, व्हाट इफ की कंपनी लॉसेस में होती, तो इस बंदे को हम डिस्काउंट पे लेकर आते हैं, तो ये बंदा फिर 10 रुपए नहीं देता, ये कहता है इंतहाई फजूल कंपनी में 10 रुपए क्यों दूं, ठीक है जी, मैं तो भाई 7.5 दूंगा या 8 रुपए दूंगा। ये बात समझ आती है? ये पहले पूरी एग्जांपल कॉपी कर लो। ये तुम लोगों ने कैश फ्लो में पढ़ तो लिया होगा ना? अच्छा आज ही पढ़ाइए, मुझे बता देते, मैं इतना टाइम नहीं लगाता। अच्छा मुझे लगा अभी तुम लोग फाइनेंस पे नहीं पहुंच चुके हो।
जी बढ़े हम आगे दोस्त हैं, वो करेगा डिस्काउंट आता है, शेयर डिस्काउंट, कैश डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, 2 रुपए डिस्काउंट में डाल, कैपिटल में 10 रुपए ही जाएंगे, चाहे शेयर 10 रुपए ज्यादा पे इशू हो या 10 रुपए से कम पे इशू। ठीक है, बढ़े हम आगे दोस्त। शेयर कैपिटल में हमेशा 10 आएगा, चाहे 10 से ज्यादा पे इशू हो या 10 से कम पे इशू। अगर 10 से ज्यादा पे इशू होगा तो क्रेडिट में प्रीमियम आ जाएगा, अगर 10 से कम पे इशू होता तो डेबिट में शेयर डिस्काउंट आ जाता। पक्का, बढ़ जाएंगे हम। चलो जी एक स्टेप और आगे हम जाते हैं जनाब। अब सर मैं आपको एक छोटा स्टेटमेंट दे रहा हूं, दिमाग हाजिर रखिएगा जरा दोस्त। अच्छा जी, जब कंपनी सर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना साल के एंड पे, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह बनाती है कि एक तो बैलेंस शीट बनाती है, ये सारी एंट्रीज जो आप बनाते हो ना ये सिर्फ 2 ही जगह जाती है, बैलेंस शीट और पीएनएल, और कई एंट्रीज नहीं जाती। अब इसी बैलेंस शीट और पीएनएल से कैश फ्लो भी बनता है, और इसी बैलेंस शीट और पीएनएल से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है। आपको कैश फ्लो के लिए कोई एंट्रीज दी जाती है? नहीं। क्या देता है एग्जामिनर? एक बैलेंस शीट होता है और साथ में छोटा सा पीएनएल का एक्सट्रैक्ट होता है। इसका मतलब है जितनी भी अकाउंटिंग एंट्री है सिर्फ 2 ही जगह जाती है। किन 2 जगह? बैलेंस शीट और पीएनएल। और बैलेंस शीट और पीएनएल बन जाने के बाद फिर बनता है कैश फ्लो और फिर बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पक्का? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा हिसाब किताब देखने जा रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता कैसे। देखिए गौर से सुनना, ये एक कंपनी की इक्विटी है, ठीक है। यहाँ इक्विटी को छोड़ो, ये मिसाल के तौर पर एक क्लास का सबसे कमीना बच्चा कौन सा? बहुत शरीफ बच्चा है। हाँ जी, ये जिसने कहा इसी को ले लेते। क्या नाम है तुम्हारा? निहाल। निहाल जो है वो मिसाल के तौर पर टंडोल आईआर से अपना एक बॉक्स लेके आया और इसने सोचा कि यार यहाँ पर कराची में और सिंध में और पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट बिजनेस इस वक्त चल रहा है भीख मांगना। ठीक है जी, सबसे बेस्ट बिजनेस चल रहा है, तो मैं यही बिजनेस करूंगा। अच्छा, ये निहाल जो है ना वो अपने घर से 5,000 रुपए लेके निकला है, ये इसने एक बॉक्स के जेब में रखे। ठीक है, और तो सुनना, एक इसके पास कशकोल है, ये लेके सर ये बैठ गया किसी मस्जिद के बाहर। अब इसमें पैसे डलते हैं रोज के रोज। ठीक है जी, अब रोज के रोज पैसे डलते हैं इसके अंदर। गौर सुनना, इसके अंदर रोज पैसे डलते हैं से 4,000 रुपए, और निहाल इसमें से रोज 1,500 रुपए की जो है वो ये लंच वंच और ये सारी चीजें अच्छी जगह से खा लेता है। बाकी कितने रह जाते हैं? 2,500। ये रोज कशकोल रात को खाली होता है इस जेब में। कितने? 2,500। अब यहां पैसे जमा हुए जा रहे हैं। ठीक है जी, और सुनना, एक दिन ये कशकोल लेके बैठा हुआ है एक मस्जिद मंदिर के बाहर, और इसने देखा जमीन पे 500 रुपए मिले। इसने फौरन से एक टांग बढ़ा के उस पे पांव रख दिया। ठीक है जी, और फिर शाम को उठाया और सोचा कि ये अल्लाह की जमीन से मिले। अच्छा, इस पैसे और इस पैसे में फर्क क्या है? एक बंदे ने पूरी ईमानदारी से काम करके कमाए, और दूसरे में कोई इसने काम नहीं किया, बस अल्लाह की तरफ से आमद आ गई, इसने ये एक और जेब में डाल दिए। समझ आई बात? अब बताएं सर, सारी जेबें इसके पास है, एक जेब में ये वो पैसे जो घर से लेके आए, एक जेब में वो पैसे जो फुल मेहनत से कमा रहा है, एक जेब में वो पैसे जो अल्लाह साईं ने किसी की जेब से इसके लिए गिरा दिए। ठीक है जी, अब और सुनना, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो जो कशकोल है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। साल के एंड में जो पैसे इसमें बचते हैं वो हम डाल देंगे किसमें? रिटेन्ड अर्निंग। डन। और ये जो पूरा बॉक्स देख रहे हो ना ये वाला, ये कहलाता है इक्विटी। क्या कहलाता है? ये जो घर से पैसे लेकर आया था इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है जी, जो ये डेली बेसिस पे इस कशकोल में कमा रहा है वो क्या है? हमारा रिटेन्ड अर्निंग। और ये अल्लाह की तरफ से जो डायरेक्ट आमद हुई है ये इसने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, ये इसने प्रॉफिट एंड लॉस में डालता तो कहां जाता है? ये
रिटेन अर्निंग में जाता है। इसने कहा नहीं, इससे कशकोल में नहीं डाले पैसे। इसने कहा अभी जिसके हैं वो आके पहचान लेगा। इसने वो डाल दिए अपनी शलवार की जेब में और घर आके उसको निकाल के क्या किया, इस बॉक्स में डाल दिया। ये कहलाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या कहलाता है? इसका मतलब है सर हमारी इक्विटी के 3 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो मालिक घर से लेके आया, वो कैपिटल है, वो इक्विटी का वो पार्ट है जो कैपिटल रिजर्व्स हैं, मालिक लेकर आया घर से। फिर एक वो पार्ट है जो हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रिटेन अर्निंग। ये रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट अमाउंट नहीं आती, पहले कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कशकोल में आती है। फिर कशकोल से कहाँ ट्रांसफर होती है? रिटेन अर्निंग में। और फिर एक और कंपोनेंट इक्विटी के अंदर, कौन सा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो कंट्रीब्यूशन है जो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिली, जिसके लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला, हमने इसको डायरेक्ट कहां पोस्ट किया? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अगर अब इससे पूछा जाए कि भाई आज के दिन इसकी टोटल इक्विटी कितनी है, तो क्या जवाब दें? 5000 प्लस 500 प्लस 2500 कितने? 8000 रुपए। ऐसा? तो बताओ इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स? अभी हमने 3 मेजर कंपोनेंट्स देखे। पहला शेयर कैपिटल या ओनर्स कंट्रीब्यूशन, दूसरा सर रिटेन अर्निंग जो कि हमने अपने जोरे बाजू से मेहनत करके कमाए, फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी तक हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में ये सीखा जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, बस अल्लाह की तरफ से मिल गया। ऐसा है? ये कॉपी करो सर, शाबाश। चलो जी बढ़ जाए आगे। अदर इनकम वो चीज है जो आपने पीएल में डालनी है। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चीज ही कुछ और है। अच्छा अब सुनना मेरे दोस्त अच्छे तरीके से देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे तरीके से सुनना। ये हम आखिरी कोई 2 मिनट डिस्कशन करने जा रहे हैं, फिर अपनी क्लास ऑफ करेंगे। क्या सारी चीजें जो एक कंपनी कमाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है? नहीं सर, सारी इनकम जो कंपनी कमाती है वो आपने एक हद तक सही कहा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। लेकिन कुछ इनकम ऐसी हैं जिसमें कंपनी के काम करने का कोई रोल नहीं है। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि उसको आप इनकम स्टेटमेंट में ना डालें, उसको डायरेक्ट इक्विटी में पोस्ट कर दें। डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डालें। वो कौन सी इनकम है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने ये चिलर खरीदे थे, किस लिए खरीदे थे? बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। ये यहाँ लगे हुए, खरीदा था हमने ₹1,00,000 का, ठीक है। 3-4 साल पहले हमने ₹1,00,000 का खरीदा था, मुझे आज भी याद है। कोई 1,10,000 1,15,000 का हमने खरीदा हो, ठीक है। ये चले जा रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं सर। अभी इतनी सर्दी इतनी गर्मी नहीं है कि खोले हम, ठीक है जी। अभी मैंने अपने घर के लिए इसी तरह का चिलर लिया है, ₹3.5 लाख का। कितने का? ₹3.5 लाख का। तो 1,15,000 की चीज कितने में चली गई? 3.5 लाख। शहबाज स्पीड, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आज इसको बेचने जाऊं, अगर मैं इसको आज बेचने जाऊं, मैं बेच नहीं रहा, बेचने जाऊं तो ये 2 लाख में बिक जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू कोई 15,000 भी नहीं बाकी बची होगी, क्योंकि ऐसी चीजों की लाइफ 3 साल होती है। लेकिन इसको अभी मैं बेचने जाऊं 1.5-2 लाख का बिक जाएगा। मुझे बताओ मैं खुश हो जाऊं कि यार वाकई यार मुझे तो एक चीज नजर आ रही है कि इसको मैं जब भी बेचूंगा मुझे इतने का फायदा होगा। ऐसा स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप इस एसेट को रीवैल्यू कर दो। क्या कर दो? अगर आप चाहो तो रीवैल्यू कर दो। ये एसेट अगर 30,000 का, इसको ले जाओ 1.5 लाख को, 1.5 लाख पे ले जाओगे तो एसेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, रीवैल्यू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो मुझे इसकी इनकम बुक करनी पड़ेगी। जब एसेट को डेबिट करके बढ़ाओगे तो क्रेडिट क्या करोगे? तो पैसा तो दिया नहीं हमने, क्या बढ़ गई है? इनकम बढ़ गई है। तो ये रीवैल्यूएशन के लिए कोई मैंने मेहनत की है? कोई मैं आके दिन रात इसकी मालिश करता था हैं? कोई बैठ के मैं इसकी तारें सीधी करता था हैं? सफाइयां करता था? नहीं सर, खुद ही बढ़ गया। मैं तो कुछ भी नहीं किया। अब बताओ क्या ये 1,20,000 रुपए की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए? नहीं। ये कहां जानी चाहिए? ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जानी चाहिए। तो ऐसी सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चीजें आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर दिए कोई 19 से 20। कितनी? 19 से 20 ऐसी इनकम्स हैं जिसको स्टैंडर्ड ने बताया कि इसको कहां डाल दो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। आपने खुद नहीं सोचना है कि इसके लिए मैंने मेहनत की नहीं, कि स्टैंड कहता है ये तुम नहीं सोचो, हम तुम्हें खुद बता रहे हैं। 19 से 20 इनकम्स ऐसी हैं जो कहां जाती हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। आपके कोर्स में हार्डली 2 हैं।
आपके कोर्स में हार्डली 2 ऐसी इनकम है जो आपने कहाँ डालनी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालनी है। बाकी सारी इनकम आप कहाँ डालोगे, वो डालोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ जाएगी वो? अब मैं फिर पूछ रहा हूँ भाई, इक्विटी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। एक तो आपका कंट्रीब्यूटिव कंपोनेंट है जो शेयर कैपिटल टाइप की चीज है, फिर रिटेन अर्निंग है, इसमें कहां से आती है अमाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस से जो आप इनकम कमाते हो प्रॉफिट एंड लॉस से आती है। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो अमाउंट्स हैं जो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहेगा कि ये इनकम नहीं है, इसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, ये इनकम नहीं है, इसको कहां डाले आप? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ये क्या मुझे स्टैंडर्ड लिस्ट बताएगा या मुझे सोचना पड़ेगा? नहीं सर, ऑलरेडी डिफाइंड। पक्का? हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल इसको आगे लेके चलेंगे यहाँ से।